Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It talks about different border disputes of Assam with neighboring states. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. सो इस आर्टिकल का बैकग्राउंड देखते हैं. वैसे कई सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेयर वी हैव सीन दैट इन रिसेंट टाइम देयर हैज़ बीन कन्फ्लिक्ट बिटवीन असम एंड मिजोरम रिगार्डिंग बॉर्डर एरियाज़. तो आज इस डिस्प्यूट का हम लोग जो है रूट्स देखेंगे, रूट कॉज समझेंगे. तो देखो, कॉलोनियल टाइम में, ब्रिटिश एरा टाइम में मिजोरम वाज नोन एज लुसाई हिल्स एंड इट वाज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. पहले कैसा है, ये मिजोरम का आधा पार्ट ये बंगाल के साथ था और रिमेनिंग हाफ पार्ट वाज विथ असम. बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस मिजोरम वाज along with Assam as a state, and then in 1972 Mizoram was created a separate union territory out of Assam, and then in 1987 Mizoram was granted a statehood under Mizoram Act of 1986. तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री मिजोरम की. पहले इंडिपेंडेंट था लुसाई हिल्स, फिर वो आधा पार्ट इसका बंगाल के साथ गया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, आधा पार्ट असम के साथ. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये असम के साथ ही था आज वन लुसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और उसके बाद एक इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया. अब ये जो बाउंड्री है, करंट इशूज़ को ज़रा समझते हैं. ये जो बाउंड्री है मिजोरम और असम के बीच में, इस बाउंड्री की एग्जैक्ट लेंथ है 164.6 किलोमीटर्स. और ये जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री हैज़ बीन डिमार्केटेड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स ऑफ 1933. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उस टाइम की ब्रिटिश सरकार ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 1933 में, और उसके हिसाब से मिजोरम और असम के बीच की ये जो बाउंड्री है उस टाइम में इसको लुसाई और कसार डिस्ट्रिक्ट के बीच की बाउंड्री बनाई गई थी. तो उस टाइम में ये इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री थी. यहाँ पे कसार डिस्ट्रिक्ट और इधर लुसाई डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 1933. बाद में जब मिजोरम स्टेट बना दिया गया तो सेम इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बिकेम इंटर स्टेट बाउंड्री. असम और मिजोरम के बीच का ये बाउंड्री हो गया. तो द बेस लाइन इज़ कि ये जो बाउंड्री है दैट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 1933. लेकिन अब मिजोरम क्या डिस्प्यूट करता है? मिजोरम कहता है कि ये जो बाउंड्री होनी चाहिए असम और मिजोरम के बीच में, दैट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 1933, रादर इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875. क्यों? ऐसा आर्गूमेंट भी जरा देखते हैं. वाई अकॉर्डिंग टू मिजोरम द रेगुलेशन ऑफ 1875 शुड बी एक्सेप्टेड एज अ बाउंड्री नॉट नोटिफिकेशन ऑफ 1933. क्योंकि ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875 था, दैट वाज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन लुसाई चीफ सुवाक पुलाला एंड द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट. जबकि ये जो नोटिफिकेशन 1933 का था दैट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग पीपल ऑफ मिजोरम. तो मैं फिर से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. ये जो करेंट बाउंड्री है ये 1933 के नोटिफिकेशन के बेसिस पे है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उस टाइम में ब्रिटिश सरकार थी. और मिजोरम का ऐसा कहना है कि इस 1933 नोटिफिकेशन का कोई बेसिस नहीं था. रादर ये जो बाउंड्री होनी चाहिए असम और मिजोरम के बीच में, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875, क्योंकि इसके पीछे का एक बेसिस है. ये जो 1875 वाली जो नोटिफिकेशन थी जिसके बेसिस पे बाउंड्री ड्रॉ किया गया था, उसका बेसिस था एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन लुसाई चीफ एंड ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो कम से कम इसका एक एग्रीमेंट बेसिस तो है, उस बेसिस के ग्राउंड पे ही एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बाउंड्री होनी चाहिए. तो समराइज़ कर लेते हैं. ये जो प्रेजेंट बाउंड्री
बाउंड्री है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 1933 दैट इज रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ मिजोरम. दे वांट सम बॉन्ड समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा और टेरिटरी चाहते हैं वो असम से, करीमगंज और कचार डिस्ट्रिक्ट से. और उसके पीछे जो कारण बताते हैं वो कहते हैं कि दिस बाउंड्री शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1875. असम के और भी सारे जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. तो ब्रीफली बाकी सारे नेबरिंग स्टेट्स के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स को देख लेते हैं. असम और नागालैंड के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है और असम और नागालैंड का बाउंड्री लगभग 500 किलोमीटर लंबा है. और नागालैंड को स्टेटहुड मिला था इन 1963, दिसंबर 1963. नागालैंड का कुछ एक टेरिटरी असम से लिया गया, नागा हिल्स वाला एरिया. पहले असम डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर आता था एज नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट. वाइल अरुणाचल प्रदेश जो उस टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, उससे भी कुछ टेरिटरी लेकर के नागालैंड बनाया गया इन 1963. और तब से असम और नागालैंड के बीच में कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं. और ये केस जो है असम और नागालैंड के बीच का बाउंड्री डिस्प्यूट, इट इज़ बीइंग जज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. आपको पता है अगर दो स्टेट के बीच का कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो फिर वो मैटर बस सुप्रीम कोर्ट में ही जज किया जा सकता है, एडजज किया जा सकता है. कोई भी हाई कोर्ट उसको नहीं ले सकती. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा होगा तो यू मस्ट बी नोइंग दिस, दैट डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इज़ एन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सरल शब्दों में कहें तो अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो मैटर बस सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है, एडजज किया जा सकता है. किसी भी हाई कोर्ट में वो मैटर नहीं लिया जा सकता. ऐसे ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है. असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री है दैट इज 804 किलोमीटर लॉन्ग. और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था इन 1987 अकॉर्डिंग टू अरुणाचल प्रदेश एक्ट ऑफ 1986. और इनके बीच में ये बाउंड्री डिस्प्यूट है एंड दिस डिस्प्यूट इज ऑल्सो बीइंग टेकन केयर बाय द सुप्रीम कोर्ट. असम और मेघालय का बाउंड्री सबसे लंबा है एंड दैट इट्स लेंथ इज 884 किलोमीटर. और मेघालय को स्टेटहुड मिला था 1972 में. और मेघालयन सरकार के हिसाब से कम 12 ऐसे एरियाज है जहाँ पे असम और मेघालय के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन अभी भी यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया है. दीज टू स्टेट्स आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ी हिंट्स भी लगेगी. ये हिंट्स हमने यहाँ पे दे रखा है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट. इट इज़ अबाउट फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द सब सेगमेंट स्पेस. तो समझते हैं रेडियो बर्स्ट होता क्या है. फास्ट रेडियो बर्स्ट, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, फास्ट रेडियो बर्स्ट आर ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स. अगर हमारा जो यूनिवर्स है उसमें कहीं भी अगर इस तरह का ब्राइट रेडियो वेव्स का बर्स्ट हो तो उसको हम लोग फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं. और ये रेडियो बर्स्ट बहुत छोटे समय के लिए होता है. इट इज़ ऑन द मिली सेकेंड स्केल, बहुत छोटे समय के लिए होता है, फिर ये ख़त्म हो जाता है. और इस कारण से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. लेकिन हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था क्योंकि इसी साल ऑन 28 अप्रैल नासा रिपोर्टेड सच फास्ट रेडियो बर्स्ट. और ये हमारे गैलेक्सी का, हमारा जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा अर्थ प्लैनेट है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. इस मिल्की वे गैलेक्सी का दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड फास्ट रेडियो बर्स्ट. हमने दूसरे गैलेक्सीज में इस तरह का रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व ज़रूर किया है. द फर्स्ट fast radio burst detectors was in 2007 but that was not of Milky Way galaxy. हमने किसी और गैलेक्सी का, किसी और जगह का एक फास्ट रेडियो बर्स्ट डिटेक्ट किया ज़रूर था. रेडियो बर्स्ट जो हमने 2007 में डिटेक्ट किया था दैट कुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ मिल्की वे गैलेक्सी. लेकिन ये जो 28 अप्रैल को इस साल हमने डिटेक्ट किया है, नासा ने डिटेक्ट किया है, दैट इज़ क्लियरली लिंक्ड विथ आवर ओन गैलेक्सी मिल्की वे. इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट. ध्यान रखेंगे इस बात का जब भी सवाल आए. इस साल जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो नासा ने रिकॉर्ड किया है, दैट वाज फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. ओवरऑल द फर्स्ट फास्ट रेडियो बर्स्ट वाज ऑब्जर्व्ड इन 2007 बट दैट रेडियो बर्स्ट कुड नॉट बी लिंक्ड विथ मिल्की वे गैलेक्सी. इस साल जो नासा ने फास्ट रेडियो बर्स्ट ऑब्जर्व किया है, दिस रेडियो बर्स्ट वाज मिक्सचर ऑफ एक्स-रे एंड रेडियो वेव्स. अब जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये रेडियो बर्स्ट बनते कैसे हैं. दीज रेडियो बर्स्ट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ फास्ट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. तो कोई भी अगर सेलेसियल बॉडी है,
कोई भी हेवनली बॉडी अगर वो अपने अंदर का मैग्नेटिक फील्ड फास्ट तरीके से बदलती रहे तो उस केस में इस तरह का रेडियो बर्स्ट क्रिएट होता है। आपको पता है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे हमारा अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड फास्ट तरीके से फ्लक्चुएट हो देन इन दैट केस रेडियो बर्स्ट कैन बी क्रिएटेड। अब ये जो करंट रेडियो बर्स्ट बना है ये कैसे बना है ये भी जरा समझते हैं। दिस करंट रेडियो बर्स्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉम ए मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार। मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार को हम लोग शॉर्ट में मैग्ने स्टार कह देते हैं या मैग्नेटार कह देते हैं। ये एक मैग्नेटार है जिसका टेक्निकल नाम है SGR 1935+2154 या शॉर्ट में कहें तो SGR 1935। ये SGR 1935 नाम का एक मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार है शॉर्ट में, जिसको मैग्नेटार कहते हैं। इसके फ्लक्चुएशन से, इसके मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन से ये फास्ट रेडियो बर्स्ट क्रिएट हुआ था। और ये जो मैग्नेटार है SGR 1935 मैग्नेटार, दिस इज अबाउट 14,000 to 41,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर अर्थ। अब जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये मैग्नेटार क्या होता है। तो देखो, मैग्नेटार इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। तो अब पूरी जो स्टार्स के फैमिली में अलग अलग तरह के जो स्टार्स होते हैं उनको जरा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर आएंगे न्यूट्रॉन स्टार पे और मैग्नेटार पे। देखो, स्टार्स बनते हैं विथ हेल्प ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स किस चीज़ के क्लाउड्स होंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के जो गैसेज होते हैं उनके लार्ज नेबुला को हम लोग कहते हैं उस क्लाउड्स कहते हैं। उससे ही मदद से हाइड्रोजन और हीलियम के लार्ज क्लाउड से ही स्टार्स बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं एंड इन दैट प्रोसेस दे रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। अब अगर छोटा नेबुला होगा, छोटा क्लाउड होगा तो छोटा स्टार बनेगा, स्मॉल स्टार बनेगा। अगर लार्जर नेबुला होगा या लार्जर क्लाउड होगा तो लार्ज स्टार बनेगा। ये लार्ज स्टार या स्मॉल स्टार जब वो अपने मैच्योर फेज में पहुंचते हैं तो फिर दे आर नोन एज जाइंट, रेड जाइंट स्टार। अगर वो स्मॉल स्टार है देन इट विल लीड टू रेड जाइंट स्टार, अगर वो लार्ज स्टार है देन इट विल लीड टू रेड सुपर जाइंट स्टार। फिर रेड जाइंट स्टार लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटरी नेबुला, जबकि रेड सुपर जाइंट स्टार लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सुपर नोवा। तो ये इनके लाइफ का अलग अलग फेज है। ये समझो तो बिल्कुल जैसे हमारा जन्म होता है इन्फेंट स्टेज, धीरे धीरे वो यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, फिर ये ओल्ड स्टेज। ऐसे ही स्मॉल स्टार का भी अपना एक एज होता है। जब स्मॉल स्टार मर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वाइट ड्वार्फ। मर जाने का मतलब, स्टार के मर जाने का मतलब है कि उसके अंदर का हाइड्रोजन हीलियम पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है, उसकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जब एक लार्ज स्टार मर जाता है मतलब उसके अंदर की सारी फ्यूजन रिएक्शन हो गई, एनर्जी लगभग ख़त्म हो गई है, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइदर अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल। ये बात आपको बस समझने की, लार्ज स्टार जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार और ए ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में अंतर क्या है? देखो, लार्ज स्टार से ही दोनों बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकते हैं। लार्ज स्टार का मतलब ये है कि दिस स्टार शुड बी हैविंग अ मास मोर देन आवर सन, एटलीस्ट 1 to 3 टाइम्स मोर देन आवर सन, तो उसको हम लोग लार्ज स्टार कहते हैं। और उससे या तो ब्लैक होल बनता है नहीं तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। दोनों में अंतर क्या है समझते हैं। देखो, मरने के बाद मतलब सारे फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद भी अगर ये प्रॉपर श्रिंक करता रहे, कोलैप्स करता रहे, आपको पता है कि ये स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन हीलियम क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है दैट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दे कीप ऑन कोलैप्सिंग और दे कीप ऑन श्रिंकिंग। तो अगर even after complete dissipation of energy, even if the remaining part of the star supernova is shrinking, then it leads to formation of black hole। लेकिन अगर इसका shrinking पूरी तरफ से stop हो जाए, if its collapsing stops completely, then it leads to formation of neutron star। तो यही बेसिक अंतर है। अगर अभी भी shrinking हो रही है, एनर्जी खत्म होने के बाद भी ये shrink हो रहा है, then it is black hole। अगर shrink नहीं हो रहा है एनर्जी खत्म होने के बाद, then it is a neutron star। अब न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार के बीच का अंतर समझ लेते हैं। देखो, मैग्नेटार आर ए काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इटसेल्फ। स्पेशल तरह के न्यूट्रॉन स्टार को मैग्नेटार कहते हैं। मैग्नेटार्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इस कारण से इस तरह के न्यूट्रॉन स्टार को हम लोग कहते हैं मैग्नेटार। होता क्या है कि इनके अंदर स्पेशल तरह के कन्वेक्शनल सेल्स चलते रहते हैं। अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है आपको पता होगा, बेसिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा होगा। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल सेल्स इनसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ
बॉडी, वैसे ही मैग्नेटार्स आर स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह के कन्वेक्शनल सेल्स चलते रहते हैं। इस कारण से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू ए नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार। एक मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1000 टाइम्स स्ट्रांगर होती है एज कंपेयर टू ए नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार। और यही कारण है कि नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार फास्ट रेडियो बर्स्ट नहीं बना पाता है, जबकि एक मैग्नेटार ही फास्ट रेडियो बर्स्ट बना पाता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा है कि जब वो फ्लक्चुएट करती है देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फास्ट रेडियो बर्स्ट। और यही कारण है कि अभी का जो मैग्नेटार है उसने जिसके बेसिस पे हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मैग्नेटार SGR 1935, इसके हेल्प से जो रेडियो बर्स्ट बना है जिसको हमने ऑब्जर्व किया था ऑन 28 अप्रैल। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट। इट इज अबाउट व्हाट्सएप पे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सरल शब्दों में आपको नाम पढ़ के ही समझ आ रहा होगा, जैसे अलग अलग डिजिटल पेमेंट मोड हैं, इनको हम लोग कहते हैं थर्ड पार्टी डिजिटल पेमेंट मोड। थर्ड पार्टी डिजिटल पेमेंट मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली हमको अगर मान लो पेमेंट करना एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा बैंक अकाउंट है और आपका मेरे दोस्त का बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, तो ये दो पार्टी हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट और पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, ये दो पार्टी हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। और इन दोनों बैंक के बीच में पेमेंट कराने का जो काम कर रहा है, डिजिटल पेमेंट का बस सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं थर्ड पार्टी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर या थर्ड पार्टी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इसके कई सारे एग्जांपल हैं, फ़ोनपे है, और गूगल पे है, भीम है। इसी तरीके से अब एक नया डिजिटल पेमेंट मोड आ गया है, थर्ड पार्टी डिजिटल पेमेंट मोड, जिसका नाम है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे को अब डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का अप्रूवल दे दिया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इट विल बी ए UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस आपको पता है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस से होता क्या है कि किसी भी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो दोनों बैंक अकाउंट UPI इनेबल्ड हैं। तो आप देखते होंगे आजकल वो QR कोड को स्कैन करके किसी भी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आप पैसा भेज देते हैं, गूगल पे यूज़ करके, भीम यूज़ करके। दैट इज़ बिकॉज ऑफ UPI। हर एक बैंक अकाउंट को अगर UPI इनेबल्ड कर दिया गया तो उसका एक अपना QR कोड हो जाता है और उस QR कोड की मदद से फिर आराम से आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप पे है इसको पहली बार बेसिक लेवल में लॉन्च किया गया था इन फरवरी 2018 इटसेल्फ। बहुत छोटे लेवल पे ट्रायल रन के लिए लॉन्च किया गया था इन फरवरी 2018 इटसेल्फ विद पार्टनरशिप ऑफ ICICI बैंक। इस साल फरवरी 2020 में NPCI ने इसको अप्रूवल दिया था कि आप इसको रोल आउट कर सकते हैं लार्जर स्केल पे। और फाइनली अब व्हाट्सएप पे को अलाउ किया गया है कि वो काफ़ी लार्जर स्केल पे वो अपने सर्विस को, पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन व्हाट्सएप पे, जरा देखते हैं। पहले उसको अलाउ किया गया कि वो बस 20 मिलियन यूजर्स को ही ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है व्हाट्सएप पे का। 20 मिलियन मतलब लगभग 2 करोड़ यूजर्स को। व्हाट्सअप यूज करने वाले देश में हमारे लगभग 40 करोड़ लोग हैं। उस 40 करोड़ लोग में से बस 2 करोड़ लोगों को अभी अलाउ किया गया है कि वो व्हाट्सअप पे सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कारण से अभी आप देखें कि हमारे मोबाइल में अभी बहुत सारे लोग के व्हाट्सअप पे सर्विस नहीं आएगा। तो बेसिक सवाल हमारे मन में उठेगा कि आखिर कैसे सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन व्हाट्सएप पे सर्विस यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है। तो इसका फैसला व्हाट्सएप खुद करेगा और वो किस बेसिस पे करेगा वो भी उसने बताया है कि व्हाट्सएप के अपने 5 पार्टनर बैंक्स हैं और सारे नाम आपको याद नहीं करने, जैसे ICICI, HDFC। तो जिनका इस अकाउंट, इन बैंक्स में अकाउंट है, पहले उन अकाउंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा व्हाट्सएप पे। धीरे धीरे जैसे ही उसको अलाउ किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस कैटर कर सकता है, देन इट विल अलाउ अदर पीपल यूजिंग व्हाट्सएप टू यूज व्हाट्सएप पे। जो दूसरा लिमिटेशन लगाया गया है व्हाट्सएप पे के ऊपर, दैट इज़ ऑफ कैप ऑफ 30%। कैप ऑफ 30% को ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखो, जितना भी डिजिटल पेमेंट में ट्रांजैक्शन होता है उसका 30% से ज़्यादा कोई एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरल शब्दों में मैं बोलूं कि अगर एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट में ट्रांजैक्शन हुआ है तो कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म, चाहे गूगल पे हो, पेटीएम हो, वो 30 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। That is the cap of 30%. This cap is not only on WhatsApp but it is in general
और ये कैप जो है 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगा कि कोई भी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर 30% से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं करेगा। ये क्यों लाया गया है? ये भी काफ़ी ऑब्वियस है कि इसके अंदर मोनोपोली क्रिएट ना हो। पता चला कि एक ही डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो पेटीएम है, और 90% सर्विसेज 90% जो ट्रांजैक्शन है वह पेटीएम से ही हो रहा, तो धीरे धीरे फिर वो आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू करेगा, जो यूजर्स हैं उनसे चार्ज लेना शुरू करेगा। कभी उसकी सर्विस अगर डाउन हो गई तो फिर यूजर्स को काफ़ी नुकसान भी होगा, डिजिटल पेमेंट को काफ़ी नुकसान भी होगा। तो इन सब चीज़ों के कारण एक लिमिट की गई है 30% की। अब कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे फ़ोनपे या गूगल पे, उनका ओवरऑल मार्केट शेयर ऑलरेडी 30% से ज़्यादा है, तो उनको विंडो दिया गया है, टाइम दिया गया है टिल 2023 कि आने वाले 2 साल के अंदर आप अपना ओवरऑल वॉल्यूम को 30% से नीचे लेकर के आएँ। एनपीसीआई के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। एनपीसीआई को आरबीआई ने लॉन्च किया था विथ हेल्प ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन ग्रुप है, 10 बैंक्स ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई ने मिल करके एनपीसीआई बनाया है, विच इज़ अ कंपनी दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और ये एनपीसीआई को काम दिया गया है कि देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करे। The next article is taken from Assam segment. It is about biodiversity impact assessment in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें एक अलग स्पेशल तरह का प्रोजेक्ट समझना होगा जिसका नाम है एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखो, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के आसपास हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड इस स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट। इसको इस इमेज से समझेंगे तो बेहतर समझ आएगा। देखो, ये है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, मान लो ये है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क के ऊपर तो हम सीधा सीधा ड्रिलिंग कर नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर सीधा सीधा हम ड्रिलिंग करेंगे तो नेशनल पार्क को नुकसान होगा। मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल है, हमें एक्सप्लोर करके मैपिंग करके पता चला है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल है, तो अब सैटेलाइट मैपिंग के बावजूद भी हम यहाँ पे तो ड्रिलिंग कर नहीं सकते क्योंकि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को नुकसान होगा, फ्लोरास फौनास को नुकसान होगा। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसका नाम है एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट। इसमें कैसा है, दूर कहीं से ड्रिलिंग स्टार्ट की जाएगी, अंडरग्राउंड ड्रिलिंग स्टार्ट की जाएगी, और ये ड्रिलिंग धीरे धीरे ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हुए जा करके वो ऑयल वेल में पहुंचेगा इस तरीके से। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट। इसमें इस तरह का कुछ ड्रिलिंग इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा जो आराम से अर्थ को ड्रिल करते हुए कहीं दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा करके पहुंच सकता है। So 7 wells inside the Dibru Saikhova National Park, that is about 1.5 किलोमीटर distance outside the boundary of the forest will be used in this technology। तो इससे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की आउटर बाउंड्री से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर इस तरह का एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट लगाया जाएगा ताकि वहाँ के फ्लोरास फौनास को कोई नुकसान ना हो। ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड अराउंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन्स अंडर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये कहता है कि देखो, इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2016 इटसेल्फ, लेकिन ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स मतलब कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क एरियाज़ के आसपास अगर कोई भी एक्सप्लोरेशन या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना है तो उसकी एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अ डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट है, नॉर्मल कहीं पे भी अगर मान लो जंगल काट रहे हैं हम तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है EIA कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन अगर इस तरह के एरियाज़ के अराउंड हम कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नेशनल पार्क के अराउंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, जिसको हम लोग कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, तो ऐसे एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के ऊपर जो हम ऑयल इंडिया लिमिटेड ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स। अब ये रिपोर्ट्स कितनी सही हैं कितनी गलत हैं दैट वी डोंट नो, बस न्यूज़ में अभी आया है, बट अभी इट्स नॉट क्लियर कि ये रिपोर्ट कितना सही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट असेसमेंट की जानी चाहिए बाय आसाम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, लेकिन ये किया नहीं गया है। दैट इज़ वाई सम एक्टिविस्ट्स आर डिमांडिंग द सेसेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होता है।
In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 169 to 171. Topic number 169 is about Amchang Wildlife Sanctuary. Amchang Wildlife Sanctuary is situated in Guwahati city in the state of Assam. Its area is about 78.64 square kilometer. It is famous for Chinese pangolin, flying fox, slow loris, Assamese macaque. It was in news because the state government of Assam has transferred more than 250 bigha of land in Amchang Wildlife Sanctuary for setting up campus of IT, BP and NDRF. Please attempt this question that is based on topic number 169. Topic number 170 is about bronze statue of Ravindranath Tagore. A bronze statue of Ravindranath Tagore will be built at Karimganj railway station. It will be done to mark 100 years of Ravindranath Tagore's visit to Karimganj railway station. On 4th November 1919, Ravindranath Tagore stayed for half an hour on this station while on his way to Sylhet. Please attempt this question that is based on topic number 170. Topic number 171 is about book of Himanto Biswa Sarma. Recently a book was released by Himanto Biswa Sarma. It was titled Bhin Samay Abhin Mot. Content of this book: how Assam has been able to retain its identity as well as integrity with India. Also in this book he discussed current problems of immigration and GST. He talks about future of Assam. Two other books written by Himanto Biswa Sarma: Samakat Samay and Onyo Ek Drishtikon. Please attempt this question that is based on topic number 171. This is the answer of question number 166 to 168 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following is not part of Arctic Council? The answer will be option C, Ukraine. That's all from our side for today. Thanks for watching.